चलिए देखिए, अब आज का पेपर है, वो बात नहीं। अब आज का पेपर है बाबू, सीधा बैठिए, 10 बार नहीं बोलेंगे। आज का पेपर है इकोनॉमिक्स में हम लोग का 2000 क्या बाबू 18, 2018 है, 18 ना बाबू। 19 और 20 तो कर चुके हैं, जिनका छूटा हुआ आप देखिए। पहले इकोनॉमिक्स में आप खुद सोचो ना कि अगर खाली आप पीडीएफ देने से पढ़ाई हो जाता तब तो वीडियो कराते ही नहीं, आपको रिकॉर्ड ही नहीं करते। सवाल ये नहीं है कि आंसर क्या है, सवाल ये कि आंसर का मतलब क्या है। क्योंकि एमसीक्यू में अगर आपको मतलब नहीं पता है तो आप एग्जाम में पेपर फेस नहीं कर पाइएगा। क्योंकि खुद सोचिए, तब तो कोलकाता में बंगाल में जितने स्टूडेंट सब थोड़ा एमसीक्यू पढ़ लेते 4 साल का, जाके एग्जाम में बैठ जाते, सब पास हो जाते। आप ये मत सोचिए कि यही क्वेश्चन आएगा, हम बार बार बोल रहे हैं। समझ के जाइए, अच्छे से करके जाइए, डिस्कस करके बेनिफिट होगा। पहला क्वेश्चन क्या है देखिए 18 का, इफ द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी इज 1 थ्रू आउट द डिमांड कर्व, देन द डिमांड कर्व इज। अगर पूरा डिमांड कर्व इलास्टिसिटी का वैल्यू, 18 का पेपर डिस्कस ही नहीं किए थे, बोला है यूनिटरी इलास्टिक जो होता है ना, उस पर डिमांड का शेप कैसा होगा। मेरा पीडीएफ में ना आंसर इसका गलत दिया हुआ है। इसका राइट आंसर होगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। हमने पढ़ाया था आपको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। जिनको पीडीएफ में हाईलाइट करने आता है कर लीजिए, जिनको पीडीएफ में हाईलाइट करने आता है कर लीजिए, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। प्रिंट आउट करा लेना बच्चों, ऑनलाइन वालों। उसके बाद इसमें से कौन सा इंडिफरेंस कर्व का प्रॉपर्टी नहीं है, इसमें से कौन सा इंडिफरेंस कर्व का प्रॉपर्टी नहीं है। इंडिफरेंस कर्व नेगेटिवली स्लोप होता है, हाँ, अभी तो कोई बच्चा बोला था। कन्वेक्स होता है, हाँ। एक दूसरे को कट नहीं करता है, हाँ। हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन होता है ना, तो इट इज हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, यही वाला सही है आंसर। 2 का डी होगा। समझ के करें। अच्छा एक बात बताइए, मेरे बात को समझिए, इंटरेस्टिंग। जब हम इसको याद करने बैठेंगे एज ए स्टूडेंट तो कैसे याद करेंगे। 2 का डी नहीं होगा, इसका मतलब बाकी सब सही है, तो बाकी सब सही को भी पढ़ लीजिए कि भाई ये सब सही। इंडिफरेंस कर्व का डी वाला प्रॉपर्टी नहीं है, मतलब बाकी एबीसी है। तो 3 तो बात याद रखिएगा, इंडिफरेंस कर्व में ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ठीक है बच्चों। Consider a situation when the price of wheat goes up steeply all of a sudden. How do you expect the demand curve for the rice to behave? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि मान लीजिए गेहूं महंगा हो गया, गेहूं महंगा हो गया। आपको क्या लग रहा है राइस के ऊपर उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा? क्वेश्चन का मतलब हुआ। आप लोग कॉमन भूल जाइए, इकोनॉमिक्स कॉमन सेंस से। अगर गेहूं महंगा होगा, इकोनॉमिक्स का आंसर को भूल जाइए। गेहूं अगर महंगा होगा तो लोग क्या खाएंगे? चावल। क्योंकि रोटी भात भात रोटी, रोटी भात भात रोटी, यही हम लोग का जीवन है। तो आप लोगों में भी कुछ लोग रोटी में ज़्यादा इंटरेस्टेड हो, कुछ लोग भात में बहुत इंटरेस्टेड हो, कुछ लोग दोनों में इंटरेस्ट हो, बात समझे। कुछ लोग रोटी भात खाते ही नहीं है, वेस्टर्न खाना खाते हैं, इटालियन फूड खाते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन में बोला है कि अगर चावल गेहूं महंगा होगा तो चावल के ऊपर क्या इफेक्ट होगा। गेहूं महंगा होगा तो लोग गेहूं नहीं खरीदेंगे, लोग गेहूं नहीं खरीदेंगे तो लोग क्या खरीदेंगे बाबू? चावल। और लोग जब चावल खरीदेंगे तो चावल का डिमांड क्या हो जाएगा बताइए? बढ़ जाएगा। और चावल का डिमांड बढ़ेगा तो डिमांड कर्व कहां शिफ्ट करेगा? राइट में। कहां शिफ्ट करेगा? समझ रहे हो ना, समझ रहे हो ना? मार दीजिए, विल शिफ्ट टू द राइट। देखिए अब ऐसे ही बात, देखिए ये वाला स्टोरी समझाया आपको। अब एग्जाम में यही स्टोरी नहीं रहेगा, इसी टाइप का दूसरा केस दे दिया, समझा रहेगा तब ना कर पाइएगा। एट अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ये क्वेश्चन आया था। एट अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन टोटल प्रोडक्ट कर्व इज, इन्फ्लेक्शन पॉइंट पर टोटल प्रोडक्ट कर्व देखने में कैसा होता है? तो मार्जिनल प्रोडक्ट इज मैक्सिमम। इन्फ्लेक्शन मतलब क्या होता है ये जानना जरूरी है। आप लोग कॉलेज में क्वेश्चन आया था, इन्फ्लेक्शन पॉइंट पर क्या होता है? तो इन्फ्लेक्शन पॉइंट पर भाइयों बहनों मार्जिनल प्रोडक्ट मैक्सिमम होता है। मार्जिनल प्रोडक्ट मैक्सिमम होने का मतलब क्या है कि आपका मार्जिन जहां से कर्वेचर होता है, कर्वेचर मतलब डायग्राम चेंज होता है, डायग्राम का शेप जिस जगह से चेंज होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं इन्फ्लेक्शन। क्या होता है वो? इन्फ्लेक्शन। और वो मैक्सिमम पॉइंट होता है। किसका मैक्सिमम पॉइंट होता है? मार्जिनल प्रोडक्ट का। अब फिर एक तो स्टोरी देखिए, अज्यूम दैट फर्म हैज अ फिक्स्ड बजट टू बी कंप्लीटली स्पेंड ऑन द परचेज ऑफ 2 इनपुट फॉर प्रोड्यूसिंग अ सिंगल आउटपुट। बोला मान लीजिए ना, क्या बोला? बोला मान लीजिए आपके पास फिक्स इनपुट है आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए, और इस बात को हम लोग जिस डायग्राम में शो करते हैं, तो देखिए सिंपल बात है, आइसो कॉस्ट क्या होता है आपको हम बता देते हैं। आइसो कॉस्ट का मतलब होता है कि एक प्रोड्यूसर मैक्सिमम कितना खर्चा करने को रेडी है। एक प्रोड्यूसर जब सामान को बनाएगा ना तो कितना रुपया खर्चा करने को रेडी है, इसको जिस चीज में शो करते हैं उसको बोलते हैं आइसो कॉस्ट। आइसो 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 यस आइसो। अच्छा ये प्रोडक्शन का बोला है ना, सॉरी, बोला है कि जितना आपके पास बजट है उससे कितना मैक्सिमम प्रोडक्शन बना सकते हैं। तो देखिए मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन वाला पॉइंट को बोलते हैं इंडिफरेंस कर्व,
और मैक्सिमम प्रोडक्शन वाला को क्या बोलते हैं? आइसोक्वांट। आइसोक्वांट मैक्सिमम पूछेगा ना कि मेरे पास जितना इनपुट है उससे जितना मैक्सिमम आउटपुट प्रोड्यूस कर सकते हैं, उस आउटपुट को हम लोग क्या बोलते हैं? आइसोक्वांट। अच्छा देखिए, ये वाला सीयू का फेवरेट क्वेश्चन, एक चीज नोटिस करिए, तीनों साल में आया। एएफसी का शेप क्या होता है? बोलो। रेक्टेंगुलर हाइपर बोला, रेक्टेंगुलर हाइपर। यस। इसमें से कौन सा लॉन्ग रन में वैलिड नहीं है? लॉन्ग रन में कौन सा कॉस्ट नहीं होता है? फिक्स कॉस्ट। वेरी गुड, आपको पढ़ाई थे क्लास में भी देखिएगा वीडियो में, फिक्स कॉस्ट लॉन्ग रन में नहीं होता है। शॉर्ट रन में दो कॉस्ट होता है, फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट, और लॉन्ग रन में एक ही कॉस्ट होता है। कौन सा कॉस्ट बोलिए? वेरिएबल कॉस्ट। समझिए, शॉर्ट रन में दो खर्चा होता है। जब आप 1 साल से कम का बात करिएगा ना बाबू, उसमें दो खर्चा होगा, फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। जब आप लॉन्ग रन का बात करिएगा उसमें एक ही खर्चा होगा, वेरिएबल कॉस्ट। याद रखिएगा, इन द लॉन्ग रन ऑल कॉस्ट आर वेरिएबल। लॉन्ग रन में सारे खर्चे क्या होते हैं बाबू? वेरिएबल। नेक्स्ट में आइए, ये एमसीक्यू वाला पीडीएफ को अच्छे से जीरोक्स करा के अपना बढ़िया से याद करिएगा घर में बैठ करके। अगर पीडीएफ से याद कर लियो तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वो आपका पर्सनल मैटर है। इसमें से अच्छा ये हो गया, इसमें से एमआर कर्व का शेप कैसा होता है? देखिए आपको एक लाइन में समझाते हैं। अगर आपसे पूछेंगे तो ट्रिक्स बताते हैं। परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट में एमआर कर्व, ईआर कर्व, प्राइस कर्व, इलास्टिसिटी कर्व, कुछ भी पूछेगा कैसा होता है तो बोलिएगा हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। हम सिर्फ ये क्वेश्चन आपको नहीं समझ रहे, इससे आसपास से क्या क्या पॉसिबिलिटी दे सकता है। एमआर कर्व हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट, एआर कर्व हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट, प्राइस हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट। क्यों? क्योंकि आपको क्या पढ़ाई थी इस मार्केट में तीनों, अभी तो एक बच्चा बोला था कि इस मार्केट में तीनों सेम है, तो जब तीनों सेम है तो तीनों का डायग्राम भी क्या होगा? सेम। बोलिए हाँ कि नहीं? यस। उसके बाद इसमें से कौन सा परफेक्ट कंपटीशन का फीचर नहीं है? सिंगल सेलर होते हैं। सिंगल, ये तो आप लोग का बात हो रहा। सिंगल सेलर मतलब एक सेलर। इस परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में सिंगल सेलर होता है क्या? नहीं। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में पढ़ाई थे बहुत सारे बायर होते हैं, बहुत सारे, और हमने आपको क्लास में पढ़ाया था ना उसका आने का खुशी ना उसके जाने का गम। तो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में भीड़ बहुत ज्यादा है, आना है तो आओ, नहीं तो करो भीड़ कम। तो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड लार्ज नंबर ऑफ सेलर होता है। तो इसमें कौन सा नहीं है? पहला वाला नहीं है खूबी, इसका मतलब बाकी तीन है। तो आप जब याद करने बैठेंगे पहला वाला नहीं याद करेंगे, बाकी तीन याद करेंगे। बोलो हाँ कि नहीं? परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट में होमोजेनियस प्रोडक्ट होता है, हाँ। फ्री एंट्री फ्री एग्जिट होता है, हाँ। नॉलेज होता है मार्केट का, हाँ। होमोजेनियस प्रोडक्ट मतलब एक जैसा प्रोडक्ट, सेम प्रोडक्ट। जैसे आप आलू बेच, सब आलू बेच रहा है, प्याज बेचा सब प्याजे बेच रहा, बर्तन बेच सब बर्तने बेच रहा। इफ स्पेस, बहुत बात मत करिए, कितना चलो पढ़ ले। इफ स्पेसिफिक सेल्स टैक्स 10 इज इम्पोज्ड, बस प्लीज आप लोग सभी से रिक्वेस्ट है, देखिए आने वाला 20 दिन जो है आपका बाकी क्लास का, उसको आपको एब्सेंट नहीं करना है, उसको आपको एब्सेंट नहीं करना है, क्योंकि स्टैट्स का 5 पेपर क्लास में सॉल्व कराएंगे, अकाउंट्स का पूरा पेपर सॉल्व कराएंगे। जो पेपर सॉल्व कराते जाएंगे क्लास में कराएंगे, क्योंकि आप लोग ऑफलाइन के स्टूडेंट हो तो आप ऑनलाइन में घर में जाओगे, देखोगे। ऑनलाइन के लिए एक बहुत चैलेंज होता है। ऑनलाइन स्टूडेंट लोग जो होते हैं वो लोग सेल्फ डिसिप्लिन होते हैं। सेल्फ डिसिप्लिन अपने से वो लोग को उठना है, अपने से वीडियो निकालना है, फिर वीडियो देखना है। यहाँ पर क्या क्लास में आप थोड़ा बदमाशी करेगा, टोक देंगे, बोले क्या करे बाबू पढ़ाई करी। तो एक तो क्या है, आप अपना आ करके पढ़ रहे हो तो उसको जो आपका पढ़ाई हो जा रहा है, अचानक से आप सोचेगा ना आज ट्यूशन नहीं जाएंगे, अब तो ठंडा भी खत्म हो गया, अब तो उतना चाप नहीं है, तो आप लोग अभी भी सुबह क्लास में एब्सेंट कर दे रहे हो, हमको तो आश्चर्य लग रहा है। बात समझिए ना, क्योंकि देखिए इस सब का जैसे वीडियो का पेंडिंग वीडियो बहुत हो जाएगा आपका। इसी कारण से देखिए आप लोग में बहुत सारे बच्चे ऐसे हो जो ये सोच के एब्सेंट किए कि छोड़ दे रहे, बाद में वीडियो तो देख ही लेंगे, और शायद आपका दिल जानता होगा अभी तक वीडियो देखे नहीं, बस वो वीडियो पेंडिंग का पेंडिंग ही पड़ा हुआ है। तो इसी बहाने, कोचिंग के बहाने तो कुछ पढ़ भी ले रहे हो आप, जो लोग ऑफलाइन के बच्चे आप लोग को बोल रहे हैं, समझे। लेकिन अगर आप वीडियो के बहाने छोड़ देंगे तो वीडियो देखिए, वीडियो हम क्या बोले, वीडियो लास्ट में देखिएगा ना, एक दो देखना रहेगा तो आपको बहुत मजा आएगा। लेकिन वही आपका आदत नहीं है, आप रोज उसके भरोसे रहिएगा तो आपका इधर का पढ़ाई खराब हो जाएगा। कभी कभार कुछ इशू हो गया, और इशू क्या, अभी 20 दिन एग्जाम में कोई इशू नहीं होना चाहिए। एग्जाम सामने, इससे बड़ा क्या इशू होगा, बस समझे। अब घर में बैठ के पढ़ाई करके सेमेस्टर में निकाल लीजिएगा, बेकार में सेमेस्टर में अटके हुए रह जाओगे। क्योंकि जब पहले शुरुआत ही गड़बड़ हो जाएगा तो समझ रहे, आने वाला पूरा सेमेस्टर, अभी 5 सेमेस्टर आप लोग को देना बाकी है, तो आप लोग का एक लॉन्ग लाइफ जर्नी जो है ना वो अभी बाकी है आप लोग का। पहला सेमेस्टर, जो लोग सेम 5 में 6 में लोग क्या है, ऑनलाइन एग्जाम दे देकर निकाल लिया 4 सेमेस्टर, फेल होगा तो 5 ही में ना होगा, 6 में ना होगा, तो लोग इतना चाप मिला। आप लोग का चाप है, अभी शुरुआत है, शुरुआत से ही अगर फेल होते जाएंगे लास्ट में देखिएगा सेम 3 आते आते पापा बोलेंगे शादी ब्याह करा दे, बोले करा दीजिए, पढ़ने का मन नहीं लगा। बस इसीलिए ऐसा नौबत क्यों आएगा बाबू, बस समझ, जब पढ़ रहे हैं फीस दे रहे हैं तो फिर क्लास क्यों नहीं करेंगे ठीक से, मेरा बोलने का मतलब यही।
अगला आइए, व्हेन द हो गया बाबू, अगर टैक्स 10 रुपया बढ़ाएंगे तो मार्केट का सप्लाई में क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर टैक्स बढ़ेगा ना तो सामान महंगा हो जाएगा, और सामान महंगा होगा ना तो सेलर को लगेगा कि भाई हमको ज़्यादा प्रॉफिट होगा, तो ज़्यादा प्रॉफिट के लालच में ना सेलर सप्लाई को बढ़ा देगा, और इसीलिए सप्लाई कहाँ शिफ्ट करेगा? अपवर्ड। ग्रुप ए कंप्लीट। तो ग्रुप ए में ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन तो नहीं था, लेकिन फिर भी देखिए 2-3 क्वेश्चन नया था, अजीब था। बाबू लीजिए अगला क्वेश्चन आइए, क्वेश्चन में देखिए सम्स है। When the price of the good falls from the 10 to 8, सामान का दाम 10 से 8 हो गया, डिमांड उसका 1250 से 1750 हो गया, बताइए ना इलास्टिसिटी कितना होगा? बताइए ना इलास्टिसिटी कितना होगा? देखिए इलास्टिसिटी का फॉर्मूला याद है ना, चेंज इन क्वांटिटी बाय क्वांटिटी इनटू प्राइस बाय चेंज इन प्राइस। ये एवरग्रीन फॉर्मूला, हर पेपर में एक तो क्वेश्चन ऐसा भी आ ही जा रहा। चेंज इन क्वांटिटी, क्वांटिटी पहले कितना था बोलिए? 1250, अभी कितना हो गया? 1750, चेंज कितना हुआ? 500, और पहले कितना था क्वांटिटी? 1250। अब प्राइस पहले कितना था जी? 10, अभी कितना हो गया? 8, तो चेंज कितना हुआ? 2। 500 इंटू 10 कितना होगा? 5000। 1250 इंटू 2 कितना होगा? 2500। आंसर होगा 2। देखिए बुक में 2 है, हो ही नहीं सकता बाबू। बस अगर आंसर नहीं होगा तो उसमें गलती होगा, 2 होगा। कैसे होगा? अपना ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए ना, वो आंसर कैसे नहीं मिलेगा? क्या इसे जिम करना है होगा? कैसे बैठो? देखिए आस्ते आस्ते बात में हो। हो गया, चलिए बाबू सब उतार लीजिए, हाँ उतार लीजिए, बुक में या कहीं पे भी कॉपी कर लीजिए, याद रहेगा। हो गाइस, देखिए इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मार्शलियन डिमांड थ्योरी, मार्शल के हिसाब से मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी क्या होता है? सही बात है, कांस्टेंट होता है। मनी का मार्जिनल यूटिलिटी जो है, अच्छा बोला है मार्शलियन डिमांड थ्योरी में मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी को क्या माना गया? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी को कांस्टेंट माना गया है, लेकिन याद रखिएगा मनी एक ऐसा चीज होता है जो जैसे जिसका मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो इंसान का बढ़ते जाता है। आपको पढ़ाई तो याद होगा थ्योरी की, कुछ चीज़ ऐसे होते हैं ना, जैसे जैसे आप यूज़ करिएगा आपका इंटरेस्ट उसके लिए क्या होगा? कम। लेकिन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी जो है ना इंसान का कभी कम नहीं होता, बात समझे ना? इसको अज्यूम क्या किया गया है? इसको अज्यूम किया गया है पॉजिटिव कांस्टेंट, लेकिन कांस्टेंट ये कांस्टेंट अज्यूम किया गया, मतलब हम लोग ये मान लेते हैं कि मनी में कोई चेंज नहीं हो रहा, तभी ये थ्योरी काम करता है। इन द ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बिटवीन टू गुड्स, ये वाला जो फॉर्मूला है ना भाई, इसको बढ़िया से पढ़िएगा। बोला है इसमें बताइए मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन को कैसे शो करेंगे? तो देखिए क्या है ये फॉर्मूला, देखिए MUX बाय MUY। सर मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या है? आपको याद है क्या पढ़ाए थे? एक को पाने के लिए दूसरा को खोना पड़ता है। जब आप एक सामान ज्यादा यूज करिए तो दूसरा सामान क्या यूज करिएगा? कम। बात समझे ना? तो एक को पाने के लिए दूसरा को क्या करना पड़ता है? खोना पड़ता है। तो जिस रेशियो में, जिस रेट में चेंजेस होता है, उस रेशियो को या उस रेट को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू? उस रेट को हम लोग बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। उसका सिंबल याद रखिएगा बढ़िया से। इनकम कंजम्पशन कर्व में, तो इजी क्वेश्चन है, ICC इनकम कंजम्पशन कर्व में चेंज किसके कारण होता है? तो इनकम कंजम्पशन कर्व में चेंज सिर्फ और सिर्फ इनकम के कारण होता है। व्हेन ओनली द इनकम ऑफ द कंज्यूमर चेंजेस। 15 नंबर में आई मोहम्मद साजिद समी। देखिए एक क्वेश्चन पूछता होगा, देखिए अब क्लास करा रहे हैं, डिस्टर्ब है। एज्यूम द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इलास्टिसिटी इज 1। मान लीजिए ना इलास्टिसिटी 1 है और प्राइस था 4 रुपया, डिमांड था 300। व्हाट अमाउंट विल बी डिमांडेड टू द प्राइस फॉल्स टू 3? मतलब डिमांड कितना करेंगे अगर प्राइस घट के 3 हो गया तो? मतलब इलास्टिसिटी 1 था, प्राइस 4 था, तो 300 किलो खरीदते थे या 300 यूनिट खरीदते थे। अब डिमांड घट करके 3 हो गया, तो बताइए ना कितना डिमांड का? अगर प्राइस घट करके 3 हो गया तो कितना खरीदेंगे? देखिए वही फॉर्मूला से सम्स बन जाएगा, डेल्टा Q बाई Q इंटू P बाई डेल्टा P। इलास्टिसिटी कितना बोला? 1। अब क्वांटिटी में क्या बोला बाबू? बोलिए। क्वांटिटी बोला है when the price is for demand is 300, क्वांटिटी पहले था 300,
अब प्राइस कितना था 4, ओरिजिनल प्राइस 4, ओरिजिनल क्वांटिटी 3। डिमांड अभी हो गया आपका, बोला डिमांड कितना होगा ये प्राइस फॉल्स टू 3। अगर प्राइस 3 रुपया से घट जाता है तो डिमांड कितना होगा बताइए। प्राइस फॉल्स टू 3 तो प्राइस में चेंज कितना रुपया हुआ है 1। अब देखिए कैसे निकलेगा 1 इक्वल टू, ये वाला सिंबल ही समझेगा कि नहीं समझ बताइए। पहले देखिए पहले प्राइस कितना था 4, तो हमने कितना किलो खरीदते थे 300। अभी प्राइस घट करके 4 से 3 हो गया, तो कितना से घट रहा बाबू 1, तो यहाँ पे चेंज कितना से हुआ 1। अब क्वांटिटी बोला अभी क्वांटिटी कितना होगा हमको नहीं पता, वही निकालने के लिए बोला कि अभी क्वांटिटी कितना होगा। पहले हम लोग चेंज निकाल लेते हैं, चेंज निकाल के पुराना वाला का साथ जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा। चेंज निकाल करके पुराना वाला का साथ जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा 4 डेल्टा क्यू बाई 300। 300 इक्वल टू 4 डेल्टा क्यू, डेल्टा क्यू इक्वल टू 300 बाई 4। कितना आ रहा बताइए, 300 बाई 4 करिए कितना आ रहा, कितना बाबू। When price is 4, demand is 300, and what will be the demand? What amount will be demanded is the price falls to 3. प्राइस घट करके कितना हो गया 3, तो 4 से कितना हो गया 3, तो ये कितना हो गया 1 से चेंज हो गया। ओके कितना आएगा बताइए 75। देखिए 75 डिमांड नहीं है, 75 तो चेंज हुआ है। 75 क्या हुआ बाबू चेंज। अच्छा पहले डिमांड कितना था बताइए, पहले डिमांड कितना था, ओरिजिनल डिमांड कितना था, पहले डिमांड था 300 और अभी चेंज कितना हो रहा 75, तो 300 प्लस 75 आंसर कितना होगा 375। इसका आंसर गलत दिया हुआ बुक में, इसका एग्जैक्ट आंसर होगा 375। हाँ वही तो बोल रहे गलत दिया हुआ है, आंसर होगा 375। अच्छा मान लीजिए एक ऐसे क्वेश्चन आ गया और बुक वाला इन लोग का गलती है, तो सर हमको कैसे पता चलेगा गलती है। तो देखिए वो बनाने के बाद अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है ना तो आप समझ जाएंगे कि गलती है, बात समझिए ना, क्योंकि अभी आपको क्रॉस चेक करके दिखा देंगे कि इसमें गलती क्यों है। ये 375 लेके सम सॉल्व करेंगे, देखिए आंसर अगर 1 आ गया तो मेरा सही है, देखिए जैसे आपको प्रूव करके दिखा रहे क्यों इसका गलत है, समझने में सुविधा होगा आपको नॉलेज के लिए। कैमरा में आ रहा देखिए तो चेंज इन क्वांटिटी बाय क्वांटिटी इनटू प्राइस बाय चेंज इन प्राइस, सॉल्व करके 1 आना चाहिए ना। तो देखिए क्वांटिटी अभी चेंज इन क्वांटिटी कितना हुआ, क्वांटिटी में चेंज कितना हुआ 75, 375। अगर नया क्वांटिटी अगर 375 तो चेंज कितना होगा 75। अब पहले क्वांटिटी कितना था बताइए 300 इंटू प्राइस पहले कितना था बताइए 4, अब क्वांटिटी कितना 1, 75 इंटू 4 कितना होगा कितना 300, 300 बाई 300 कितना होगा 1। देखिए ये प्रूफ है कि मेरा आंसर सही है, मतलब हमने जो किया वही सही है, ये प्रूफ आपको देखिए 375 आएगा तभी ना ये आंसर 1 आएगा, तो बुक वाला का गलती है। बट मान लीजिए एग्जाम में बुक वाला का नहीं, क्वेश्चन पेपर बनाने वाला सीईओ वाला का गलती है, बात समझ रहे ना। तो ये सब गलती सही पकड़ना हम लोग का काम है, आप नहीं समझ पाइएगा, बात समझे ना। तो वो अगर बाय द वे ऐसा क्वेश्चन कभी देगा सीईओ जिसमें गलती रहेगा तो आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से ही मार्क्स मिलेगा। बट बाय द वे मान लीजिए आपका 375 आया ऑप्शन में नहीं और आपको विश्वास है कि मेरा मेथड सही, तो जो सबसे नियरेस्ट आंसर होगा, नियरेस्ट आंसर कौन सा होगा 375 से एकदम नियरेस्ट कौन सा होगा 400 मार दीजिएगा, उतार लीजिए इसको। चेंज आया 75, पहले था 300, तो नया क्वांटिटी कितना होगा 375। सम्स तो रहेगा ही बाबू, ये देखिए कैसा कॉन्सेप्चुअल सम्स रहेगा एग्जाम में। उतारिए कहीं भी कॉपी वॉपी में उतार लीजिए, रिवीजन में सुविधा होगा, वहीं उतार लिया करिए, हाँ वही बाद में सुविधा होगा। मतलब ना अगर पीडीएफ नहीं भी है तो कोचिंग का बुक का पीछे में तो कितना सारा पेज ब्लैंक है। इस बार से आप लोग का जो बुक देंगे ना सेम टू से, उसमें पेज ब्लैंक नहीं देंगे, तो बुक का दाम भी कम हो जाएगा। और दूसरा बेनिफिट ये है कि उसमें ऐसे तो कुछ लिखते हैं नहीं, एमसीक्यू का बुक में तो ज़्यादा कुछ लिखा जाता है नहीं, तो पेज बेकार में वेस्ट हो जाता है। चले आगे आ जाओ, हो गया। अगला क्वेश्चन में आओ, व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ 300 यूनिट इफ फिक्स कॉस्ट इज 10,000 एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज 20। मिटा दे 16 स्किप हो गया, ओके। तो ये तो सेम क्वेश्चन, अभी तो टोटल प्रोडक्ट अगर घटेगा तो मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होगा, टोटल प्रोडक्ट घटेगा तो मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव होगा। मिटा दे इसको, उसको टोटल प्रोडक्ट घटेगा तो मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होगा नेगेटिव। क्योंकि सम्स आया था ना, इसलिए खड़ा होकर आपको लिखा दे बोर्ड में, बार बार उतरेंगे बैठेंगे क्या करेंगे। उसके बाद 17 नंबर में व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ 300 यूनिट ऑफ इफ फिक्स कॉस्ट इज 10,000 एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज 20,000। बोला बताओ ना टोटल कॉस्ट कितना होगा अगर, टोटल कॉस्ट कितना होगा अगर फिक्स कॉस्ट आपका और वेरिएबल, देखो टोटल कॉस्ट में क्या क्या आता है, टोटल फिक्स कॉस्ट आता है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट आता है। फिक्स कॉस्ट कितना दिया बाबू 10,000, और वेरिएबल कॉस्ट बोला है एक पीस का है 20 रुपया,
तो एक पीस का अगर 20 रुपया है, मेरा कोचिंग का बुक में भी ये सम्स है, तो 300 पीस का कितना होगा? 10,000 प्लस 6,000 कितना होगा जी? 16,000। नहीं बना लोगे? बोलो, उतारो। ये सब चीज़ आपको पता है, लेकिन एक बार बताना होगा अप्रोच कि हाँ इसको ऐसे यूज करना है। चले, हो गया बच्चों? मिटा दे, देख और नहीं गुजारे थे आप लोग, ठीक, क्योंकि बात नहीं, बाद में दिक्कत होगा, आप समझ रहे ना। अब देखिए कितना से कोई भी एक तो सम्स आ गया इसी टाइप का किया हुआ रहेगा, बना लेंगे आराम से। आज सबसे अच्छा चीज़ क्या देखिए, इतना पेपर ईयरली वाला सॉल्व कर रहे, बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा रहेगा जिसका आंसर खाली आपको याद करना है, जाकर वहाँ पे मार देंगे, मार के पेपर से फेंक के आएंगे, लीजिए सॉल्व, बस समझ रहे ना। तो अच्छा से याद करिए घर में, आप दिन भर पढ़िए, अभी आप लोग का एक ही काम है पढ़ना, अभी और कोई काम नहीं है। ये जो आज 7 तारीख से शुरू हो रहा, आज से लेकर के आपको सिर्फ 3 ही चीज़ें ध्यान देना है, पी, मतलब पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। अगला क्वेश्चन आइए, मार्जिनल कॉस्ट कर्व का मिनिमम पॉइंट क्या होता है? ये तो रिलेशन है, याद कर लीजिएगा। टू द लेफ्ट ऑफ मिनिमम पॉइंट ऑफ बोथ एवीसी एंड एसी, मार्जिनल कॉस्ट का मिनिमम पॉइंट जो है एवीसी और एसी का बीच में होता है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट का बीच में। उसके बाद देखिए फिर सम्स आ गया 19 नंबर में, ओ माय गॉड कैसे करेंगे एग्जाम में, ये सब मेरा कराया हुआ है। बोला एएफसी कितना होगा, एवीसी कितना होगा 10 यूनिट पे। तो एएफसी का फॉर्मूला क्या है, किसी को याद है बाबू? एएफसी का फॉर्मूला होता है टीएफसी बाई क्यू। टीएफसी का वैल्यू दिया हुआ है 10 यूनिट पर 80, और क्वांटिटी कितना बोला 10, तो एएफसी कितना होगा 8। अब देखो आप सोचिएगा ना कि 8 आ गया, मार दे रहे, जैसे 8 देखिएगा 8 2 बार दिया हुआ, देखिए 8 2 बार दिया हुआ ना जी, 8 2 बार दिया हुआ है। तो अब आपको एवीसी निकालना ही पड़ेगा। एवीसी निकालने का फॉर्मूला याद है, टीवीसी बाई क्यू, लेकिन क्वेश्चन में टीवीसी बोल के कहीं नहीं दिया हुआ है। एक मिनट देखिए ये टीसी दिया हुआ, सॉरी माय डियर स्टूडेंट्स, ये टीसी दिया हुआ, टीसी, टीएफसी भी नहीं दिया हुआ है, टीएफसी भी साफ साफ नहीं दिया हुआ है, अब वेरिएबल कॉस्ट भी साफ साफ नहीं दिया, टोटल कॉस्ट दिया है। आपको याद है बचपन के वो दिन जब हमने आपको पढ़ाया था, टोटल कॉस्ट में दो चीज आता है, फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। तो सर फिक्स कॉस्ट तो दिया नहीं, बोला है क्वेश्चन में बताइए 10th यूनिट पर एवरेज फिक्स कॉस्ट कितना होगा। तो उसके लिए हमको ये पता रहना चाहिए कि 10th यूनिट पर टोटल फिक्स कॉस्ट कितना होगा। तो भाइयों और बहनों फिक्स कॉस्ट तो फिक्स होता है, वो चाहे 10th यूनिट हो चाहे 5th यूनिट हो, फिक्स कॉस्ट कभी चेंज नहीं होगा। तो 0 यूनिट पे जो खर्चा है ना वो फिक्स कॉस्ट है। देखिए 0 पे कितना खर्चा है, 0 पे कितना है, वही है फिक्स कॉस्ट। सर 0 पे भी 10 होगा फिक्स कॉस्ट, 1 पे भी 10 होगा, 2 पे भी 10 होगा, 3 पे भी 10 होगा, 4 पे भी 10 होगा, 500 पे भी 10 होगा। एक बात बताइए, जिस दिन आप लोग कम बच्चे आते फिर भी दो पंखा चलता है, ज्यादा बच्चे आते फिर भी दो पंखा चलता है। ये मेरा फिक्स कॉस्ट है। बाड़ी वाला क्या भाड़ा छोड़ देगा कि आज कम बच्चा है आप पैसा मत दीजिए, फिक्स कॉस्ट है वो तो लगेगा ही। तो फिक्स कॉस्ट हर लेवल पर सेम होता है, याद रखिएगा। तो 10th यूनिट पर फिक्स कॉस्ट कितना है 10, 8 पे भी कितना होगा 10, 9 पे भी कितना होगा 10, 7 पे भी कितना होगा 10, फिक्स कॉस्ट तो 10 होगा। पर सर हम समझेंगे कैसे वो फिक्स कॉस्ट है? अरे बाबा फैक्ट्री बंद होने पे, एक मिनट, अगर मान लीजिए कोचिंग का टेस्ट हम लेने आ रहे हैं, जब मॉक टेस्ट लेंगे आप टेस्ट देंगे तब ना मेरा जीरोक्स का खर्चा होगा। सपोज आप लोगों में बहुत सारे बच्चे बोले नहीं हमको जाना है, आज 13 तारीख है, 14 तारीख है, 18 तारीख है, आज नहीं आ पाएंगे, हम कोचिंग नहीं आ पाएंगे। अगर आपको मान लीजिए अलग अलग कमिटमेंट्स, आप ट्यूशन नहीं आ पाए टेस्ट देने के लिए, तो स्टूडेंट कम आएंगे तो जीरोक्स का खर्चा कम होगा, वो वेरिएबल कॉस्ट है मेरा। लेकिन कोचिंग का भाड़ा कम होगा क्या? कोचिंग का भाड़ा आप आइए चाहे ना आइए, वो तो लगेगा ही। तो फिक्स कॉस्ट हमेशा क्या होता है सेम। तो एवरेज फिक्स कॉस्ट का आंसर क्या होगा 1। अब सोचिएगा 1 तो आ गया, मार दे रहे 1, देखिए 2 बार दिया हुआ, पेपर बनाने वाले लोग हम लोग से ज़्यादा चला गए। 1 देखिए 2 बार दिया हुआ है ना, तब दूसरा निकालना ही पड़ेगा। अब निकालते हैं वेरिएबल कॉस्ट, देखिए ना ऐसा किए थे क्लास में, देखना जाकर के टीवीसी बाई क्यू। 10th यूनिट पे टीवी, अच्छा टीवीसी कैसे निकलेगा? कॉमन सेंस बाबा, कॉमन सेंस। टोटल कॉस्ट में से फिक्स कॉस्ट माइनस कर दीजिए। देखो टोटल खर्चा में 2 खर्चा होता है, फिक्स प्लस वेरिएबल। तो आपको अगर खाली वेरिएबल निकालना होगा तो टोटल में से फिक्स माइनस कर दीजिएगा। टोटल खर्चा 10th यूनिट पे कितना है 80, फिक्स कितना है 10, कितना आएगा 70, 70 बाई 10, आंसर कितना आएगा 7। 1 और 7 देखिए आंसर है, मार दीजिए। एकदम एग्जाम में पानी कर दीजिएगा इकोनॉमिक्स को, समझे? क्या कर दीजिएगा? पानी।
नहीं, उससे पहले नहाना पड़ेगा, पहले पढ़िए इसको अच्छे से। कितना टाइम हो जाना? ओह माय गॉड, 8 हो गया। बाबा इतना दिन में पहली बार क्वेश्चन पूछ रहे हो, अभी एग्जाम जाने से पहले। हाँ हाँ, अबे वो वीडियो वाला भी देखिएगा ना। हाँ ले सकते हैं एडमिशन, आपको डिटेल्स भेज दे रहे, डिटेल्स भेज दे रहे। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन का 3rd क्लास अपलोड नहीं है क्या? उसमें रिकॉर्डिंग करना होगा, स्किप हो गया वीडियो। ठीक ठीक ठीक, आज दे देंगे, आज ही दे देंगे, आज रात तक दे देंगे। क्वेश्चन भेजिए, क्वेश्चन। चले आगे। कैसा सवाल पूछ रहा है वो? तब से 4 बार ऑडियो में बोल दिया कि अब सीट कॉलेज देगा, कॉलेज है। आप अपना घर से कागज कैसे लेके जाइएगा? कौन सा एग्जाम में आप घर से कागज लेके जाते बताइए? कैसा सवाल पूछ रहे? लेस देन और इक्वल टू 1, ठीक है बाबू, गलत दिया हुआ है बुक में, समझे? बोला हम लोग घर से कागज लेके जाएंगे। क्या घर से कागज एग्जाम देने क्यों लेके जाएंगे? कोचिंग का टेस्ट थोड़ी है। हो गया। उसके बाद देखो आप लोग ऐसा सवाल, देखो आज आप हंस रहे, आप लोग में से कोई एग्जाम टाइम में देखो ऐसा सवाल पूछ दिया, इसीलिए आपको बता रहे कि आप ऐसा सवाल मत पूछना। कितना अजीब लगता है, सुनिए। अच्छा एसी घटेगा ये तो बताना होगा। एसी घटेगा, एसी बढ़ेगा तो एमसी भी, लेकिन ज्यादा कौन बढ़ेगा? एमसी। AC rises, MC also rises, but what rises greater? MC। कौन बोलिए? MC। MC का फुल फॉर्म याद है ना? मार्जिनल कॉस्ट। इसको याद होगा बोलना, कोई गलत मत बोलना, मान लग जाएगा। अब आइए 21 नंबर। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में बिजनेस करना बंद कर देंगे अगर हम लॉस में चलेंगे तो। प्राइस इज लेस देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। प्राइस इज लेस देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। आपको पढ़ाई तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट होने से याद रखिएगा शट डाउन पॉइंट। अब एवरेज कॉस्ट होने से ब्रेक इवन। याद रखिएगा अगर आपका प्राइस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से कम है या उसके बराबर है तो वो होता है शट डाउन, और एवरेज कॉस्ट के बराबर है तो वो होता है ब्रेक इवन। इन द लॉन्ग रन, अ फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन, लॉन्ग रन में कौन सा प्रॉफिट होता है? नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट। लेट द प्राइस फेस बाय परफेक्ट कंपटीशन बी इक्वल टू 7। बोला अगर परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस 7 है और एमसी का डेटा दिया हुआ है तो बताइए मैक्सिमम प्रॉफिट कब होगा? अपन क्या पढ़ाए थे? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का पहला कंडीशन क्या होता है? एमसी इक्वल टू एमआर। और इस मार्केट में प्राइस है 7 तो प्राइस एमआर सब तो सेम ही होता है। तो अगर प्राइस 7 है तो आप चार्ट में खोजिए कि एमसी कौन सा पॉइंट पे 7 है। एमसी कौन सा पॉइंट पे 7 है बताइए? 14 पे है ना? इसका राइट आंसर होगा 14। गलत दिया हो बाबा, उफ, सब तो हम लोग का ही है ना, ठीक करिए उसको। टाइपिंग जब करते हैं ना आप लोग तो बुक से करते हैं ना, फिर जब पढ़ा रहे आपको तो अपने से पढ़ा रहे। आंसर होगा 14 होगा आंसर बच्चों। जी गलत दिया हुआ है, बात समझे ना? एमसीक्यू है ना, कोई भी एक बुक में सारा परफेक्ट आंसर मिलेगा ऐसा नहीं है। देखिए ना वहां पे देखिए 7 का एमसी देखिए ना, 7 किस पे? हम तो प्रूफ के साथ आपको पढ़ा रहे एमसी 7 किस पे। हाँ तो पहला वाला जो, हाँ वेरी गुड, पहला वाला क्यों नहीं होगा बात समझिए। पहला वाला इसलिए नहीं होगा क्योंकि मैक्सिमम प्रॉफिट की बात कर रहा है, अधिक से अधिक प्रॉफिट की बात कर रहा है, समझे ना? तो मैक्सिमम प्रॉफिट किस आउटपुट पे होगा? 14। समझे? बहुत सही सवाल पूछा आप लोगों ने कि 10 क्यों नहीं, क्योंकि मैक्सिमम का बात पूछ रहा है आप। मैक्सिमम इक्विलिब्रियम पॉइंट कब होगा? तो भाई जब 14 यूनिट प्रोड्यूस करेंगे। शॉर्ट रन सप्लाई कर्व कैसा होता है? आपको पढ़ाई थे परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में सप्लाई कर्व अपवर्ड राइजिंग होता है। हाँ 19 में भी ये क्वेश्चन था बाबू, सेम। ये याद करना होगा थोड़ा, और ये आपको लास्ट हर पेपर में लास्ट में ये क्वेश्चन रहेगा ही। मार्शलियन फ्रेमवर्क में डिसइक्विलिब्रियम को ब्रॉड बैक करने के लिए क्या करना होगा? मार्शल ने किस पे फोकस किया था? क्वांटिटी पे। अब वॉलरेशियन ने किस पे फोकस किया था? प्राइस पे। तो मार्शल के हिसाब से क्वांटिटी। आपको याद करने, जैसे हमको पढ़ाने में 1 घंटा लगा, आपको याद करने में आधा घंटा लगेगा। घर में जाइएगा आराम से याद कर लीजिएगा, हटाइए इसको, याद करके घर जाइए सबसे पहले याद करके हटाइए।